सर। ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं प्रोसेस मैनेजमेंट की, जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। तो प्रोसेस मैनेजमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रोसेस क्या है। प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये यूनिट ऑफ वर्क है इन द सिस्टम। बट जनरली हम एक प्रोसेस को कैसे समझते हैं? प्रोसेस होता है, एक प्रोग्राम होता है। प्रोग्राम कौन सा है? इनएक्टिव स्टेट ऑफ प्रोसेस। तो प्रोसेस किसे कहेंगे बच्चे? एनी आइडिया? इसको सिंगल एक लाइन से याद रखो। ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन, यही है प्रोसेस आपका। तो जब भी हम एक प्रोसेस की बात कर रहे हैं, मतलब कोई भी प्रोग्राम जब एग्जीक्यूशन में आएगा तो उसे हम प्रोसेस कहेंगे। तो हमने बताया था कि भाई आपका जो सेकेंडरी मेमोरी है, वहां पर आपके प्रोग्राम रिसाइड करते हैं, जितने भी आपके प्रोग्राम्स हैं। तो जब वो एग्जीक्यूट होते हैं तो वो कहाँ डाल दिए जाते हैं, लोड कर दिए जाते हैं? बताएगा कोई? इसको में हम लोड करते हैं रैम रैम में। में। रैम में सर। रैम में, ठीक है। तो रैम क्या है आपकी? प्राइमरी मेमोरी, या फिर इसे हम बोलते हैं फिजिकल मेमोरी। क्योंकि सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम के लिए फिजिकल मेमोरी यही है, इसे ही जानता है वो मेमोरी। आपका जो सीपीयू है, सीपीयू को केवल एक ही मेमोरी पता है अदर देन कैश और रजिस्टर, वो है रैम। वो इसको नहीं जानता, सेकेंडरी मेमोरी को जानता ही नहीं है वो। ठीक है। तो जब भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होना होगा तो उसे रैम में लोड किया जाएगा। जब वो रैम में लोड होगा तो उसे हम टर्म से जानेंगे, वो होगी प्रोसेस। प्रोसेस के नाम से जानेंगे। अब सीपीयू प्रोसेस को जानता है, सीपीयू को हम प्रोसेस रन होने के लिए देंगे, सीपीयू उस पर एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेगा और रिजल्ट यहाँ कर देगा। अगर उसे आईओ आईओ डिवाइसेस की जरूरत है तो आईओ के पास भेजेगा। ठीक है। और वहां से उसके रिटर्न लेके उसके रिजल्ट्स आपके रैम में सेव कर देगा। यही एक बेसिक तरीका है कंप्यूटर सिस्टम में काम होने का। तो ये तो क्लियर है आपको? यस यस सर। सर। ठीक है। तो जब भी एक प्रोग्राम प्रोसेस में कन्वर्ट होगा, यानी कि जब वो प्रोसेस बनेगा, तो उसको क्या क्या नीड्स होंगी उसकी। जब वो प्रोसेस बनेगा तो उसकी जो नीड्स होंगी, क्या क्या चाहिए होगा उसे? आपके हिसाब से क्या चाहिए एक प्रोसेस को अपना सारे टास्क कंप्लीट करने के लिए, अपना पूरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है? सर सीपीयू चाहिए, मेमोरी चाहिए, आईओ डिवाइस ठीक है। चाहिए। तो सीपीयू टाइम रिक्वायर्ड होगा। सीपीयू टाइम रिक्वायर्ड होगा पहला। दूसरा बताया मेमोरी। ठीक है, मेमोरी चाहिए होगी। तीसरा, हो सकता है उसे कोई फाइल नीडेड हो, फाइल चाहिए होंगी। चौथा, हो सकता है उसे कोई आईओ डिवाइस चाहिए हो अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए। ठीक है। तो जब भी एक प्रोसेस क्रिएट होगा तो क्रिएशन से लेके टर्मिनेट तक, टर्मिनेट तक उसे जो ये चाहिए होंगे वो क्या होंगे? ये सब चीजें होंगी। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर वो प्रोसेस मैनेजमेंट करेगा तो उसको क्या क्या मैनेज करना पड़ेगा? एक तो प्रोसेस क्रिएट करना है ना, और उसको उसको रिसोर्सेज प्रोवाइड करना। प्रोसेस को जो भी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है, चाहे उसे सीपीयू रिक्वायर्ड है, चाहे उसे मेमोरी रिक्वायर्ड है, चाहे उसे फाइल रिक्वायर्ड है, चाहे उसे आईओ डिवाइसेस रिक्वायर्ड है, वो सब उसे प्रोवाइड करना है ना। और मान लो कभी ऐसा हो जाए कि भाई कोई दो प्रोसेस एक ही चीज को रिक्वायरमेंट मांग रहे हो, एक ही चीज डिमांड कर रहे हो एट द सेम टाइम, तो उनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करना। तो ओएस ये इसके रिगार्डिंग, इन प्रोसेस के रिगार्डिंग उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ओएस की, ओएस रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो इसके रिगार्डिंग, वो क्या क्या होंगी? एक तो प्रोसेस मैनेजमेंट तो अपने आप में आ जाएगा। ठीक है। उसमें आ जाएगा आपका क्रिएशन एंड डिलीशन ऑफ यूजर एंड सिस्टम
प्रोसेसेस, राइट। एक तो पहला टास्क तो यही हो जाएगा उसका कि भाई ओएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि क्रिएट करना, डिलीट करना प्रोसेसेस को, राइट। और दूसरा स्केड्यूल करना, scheduling of processes. Scheduling of processes means कि भाई हर एक प्रोसेस को लगभग सीपीयू चाहिए ही चाहिए होगा, तो किस प्रोसेस को पहले सीपीयू दिया जाएगा, किस प्रोसेस को सेकंड टर्न टर्न पे सीपीयू दिया जाएगा, किस प्रोसेस को थर्ड टर्न पे सीपीयू प्रोवाइड किया जाएगा, तो वो सब किस में आ जाएगा, स्केड्यूलिंग में। तो इसमें हम स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स अभी आगे पढ़ेंगे, तो ये भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये भी, है ना। थर्ड केस हो जाएगा जी प्रोविजन of synchronization, synchronization and communication, communication। इसकी नीड कब होगी, इसकी नीड होगी जब आपके प्रोसेस कोऑपरेटिंग प्रोसेस होंगे। समझ में आया, कोऑपरेटिंग प्रोसेस। कोऑपरेटिंग प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं बच्चे जो ऐसे प्रोसेस हैं जिनको कंप्लीट होने के लिए फर्दर किसी प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है। समझ में आया, मतलब किसी प्रोसेस के कंप्लीट हुए बिना वो अपने आप से कंप्लीट नहीं हो सकते, तो वो होंगे कोऑपरेटिंग प्रोसेस। तो जब जब भी कोऑपरेटिंग प्रोसेस लाइन होंगे आपके सिस्टम में, तो वहां पर उन प्रोसेसेस के बीच में सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करना, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना, ये ओएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें आपके वो आ जाते हैं, आपके रिमोट प्रोसीजर कॉल, है ना, रिमोट प्रोसीजर कॉल सुनी होगी आपने, मैसेज पासिंग सुनी होगी, है ना। तो ये सब मेथड्स इसके अंडर आ जाते हैं। और लास्ट, डेडलॉक हैंडलिंग। जब भी हम प्रोसेसेस की बात करेंगे तो ये टर्म सामने जरूर आएगी, हैंडलिंग। कि भाई अगर मान लो कभी ऐसा हो जाए कि चोकिंग हो जाए, चोकिंग इन द सेंस, चोकिंग बोलते हैं हम लोग, मान लो प्रोसेस P1 और P2 है और रिसोर्स R1 एंड R2 है, ठीक, राइट। रिसोर्स को मैं बॉक्स में दिखा देता हूँ। R1 और R2 रिसोर्सेज हैं और P1 एंड P2 आपके प्रोसेसेज हैं जो सिस्टम में है। और मान लो कोई रिसोर्स P1 को कोई रिसोर्स R1 चाहिए, बट R1 होल्ड किया हुआ है किसने, P2 ने। ऐसे P2 को कोई रिसोर्स चाहिए R2, बट वो किसने होल्ड किया हुआ है, P1 ने, राइट। तो ये क्या बन गया, एक 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 चौकिंग बन गई, यहाँ पे चौक हो गया सिस्टम। भाई P1 को जो मान लो P1 के पास R2 है, यहाँ से दिख रहा है ना कि भाई P1 के पास R2 है, बट उससे कंप्लीट होने के लिए R1 की रिक्वायरमेंट है। बट R2 तो R1 तो P2 ने एंगेज किया हुआ है, वो उसे मिल नहीं पा रहा है, ठीक है। यहाँ तक ये तो हो गया P1 का सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो देखो कि P2 के पास R1 रिसोर्स है, बट उसको चाहिए R2 कंप्लीट होने के लिए, और R2 किसने एंगेज किया हुआ है, P1 ने। तो ये एक डेडलॉक बन गया, इसे हम डेडलॉक कंडीशन बोलते हैं, डी से सिग्निफाई कर रहे हैं हम इसे। तो अगर कभी ऐसा हो जाए सिस्टम में, तो उसे कैसे हैंडल क्या करेंगे। तो ये डेडलॉक हैंडलिंग का जो प्रोसीजर्स हैं जितने भी, वो सब उसको हैंडल करने का काम ओएस का है। वो सीपीयू नहीं करेगा, वो ओएस देखेगा इस चीज को कि कहीं डेडलॉक तो क्रिएट नहीं हो रहे। तो ये कुछ मेजर मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को परफॉर्म करनी पड़ती है। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चे, प्रोसेस क्या है, उसकी क्या क्या उसकी नीड होती है जनरली, क्या क्या ओएस उसके अगेंस्ट क्या क्या सर्विसेज उसको प्रोवाइड कर सकता है, ये समझ में आ गया। सर प्रोसेस को फाइल चाहिए, इसका क्या मतलब हुआ सर? किसी प्रोसेस को कोई फाइल रिक्वायरमेंट है, फाइल्स होंगी ना बच्चे, जैसे सिस्टम की कोई फाइल है ना, वो उसको अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए उस फाइल को ओपन करना है ना, उस फाइल में कुछ अपडेशन करना है, वो भी तो एक प्रोसेस ही हुआ। भाई किसी फाइल में आप अपडेट कर रहे हो, तो वो भी तो एक प्रोसेस ही हुआ। तो वो फाइल यस सर। प्रोवाइड करना और वो फाइल का एक्सेस देना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे, है ना। फाइल्स को आप ऐसा मत समझो कि जो आपने फाइल्स बनाई है। भाई सिस्टम में तो जो भी फाइल जो भी सिस्टम में पड़ी हुई है वो एज ए फाइल पड़ी हुई है आपकी, है ना। जैसे डीएलएल फाइल्स होती हैं, ईएक्सी फाइल्स होती हैं, राइट। यस सर। तो ये समझ में आ गया, यहाँ तक अभी बात क्लियर है सबको। जल्दी तो नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, ज्यादा तेजी से तो नहीं भाग रहा। नो सर। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर।
ठीक है। तो अब हम जब हमें यहाँ पे बेसिक्स पता चल गए हैं कि भाई एक प्रोसेस को क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो लेट्स मूव टू टाइप्स टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। तो टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस आप बहुत सारे जान सकते हैं, बट जनरली हम जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ लिमिटेड कैटेगरीज ही होती हैं प्रोसेसेस की। वो प्रोसेसेस को दो या दो दो कैटेगरीज में या चार कैटेगरीज में ही समझता है। डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से कैटेगराइजेशन कर रहे हो, राइट। तो अगर हम देखें कि भाई सीपीयू के हिसाब से और हार्डवेयर के हिसाब से तो देखा जाए, तो आपके सिस्टम में दो तरह के प्रोसेस ही एग्जिस्ट करते हैं। एक तो होते हैं सीपीयू बाउंड प्रोसेसेस, एक होता है आपका आईओ बाउंड प्रोसेसेस। ठीक है। तो सीपीयू बाउंड प्रोसेसेस किन्हें कहेंगे? जिनको भाई किसी प्रोसेस P1 को अपने पूरा जो उसका लाइफ साइकिल है उसमें केवल सीपीयू की ही रिक्वायरमेंट है, केवल उसे सीपीयू की ही नीड है। तो ऐसे प्रोसेस जिनको प्योरली केवल सीपीयू पे डिपेंडेंट है, वो उनका जितना भी टास्क है वो सीपीयू डिपेंडेंट है, मतलब उसको केवल सीपीयू ही रिक्वायर्ड है अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए, अपनी जॉब को कंप्लीट करने के लिए। तो ऐसे प्रोसेस किस कैटेगरी में फॉल करेंगे बच्चे? सीपीयू बैंड प्रोसेस। हाँ, सीपीयू बाउंड प्रोसेस। ठीक है, उनको ऐसे प्रोसेस जिनको सीपीयू चाहिए होगा कि अपनी पूरी लाइफ साइकिल में, उनको हम बोलेंगे सीपीयू बाउंड प्रोसेसेस। ठीक। और कुछ प्रोसेस ऐसे होंगे जिनको अपने पूरे लाइफ साइकिल में आईओ डिवाइसेस की जरूरत पड़ेगी। लाइक आपने कोई फाइल प्रिंट करने दी, तो उसको भाई वो तो प्रिंटिंग की जॉब है ना, प्रिंटिंग की जॉब के लिए उसको केवल प्रिंटर चाहिए, राइट। राइट बच्चे, है ना। तो ऐसे प्रोसेस जिनको जो कि प्योरली आईओ पे डिपेंडेंट होंगे या आईओ रिक्वायरमेंट होगी जिनकी, वो कौन से प्रोसेस कहे जाएंगे? आईओ बाउंड प्रोसेसेस, राइट। डिफरेंस समझ में आ गया दोनों में? बट अगर हम एज ए ऑपरेटिंग सिस्टम देखें, तो अगर हम एज ए ऑपरेटिंग सिस्टम देखें, अगर हमने प्रोसेस के हिसाब से देखा, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखा, तो हमने दो कैटेगरी बनाई जी कि सीपीयू बाउंड प्रोसेस होंगे और आईओ बाउंड प्रोसेस होंगे। बट अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से सोचें, उसके पर्सपेक्टिव से सोचें, तो आपके सिस्टम में लगभग सारे प्रोसेस सीपीयू बाउंड नहीं होते और ना ही सारे प्रोसेस आईओ बाउंड होते हैं। कुछ प्रोसेस सीपीयू बाउंड होंगे, कुछ प्रोसेस आईओ बाउंड होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनको दोनों की ही रिक्वायरमेंट होगी, सीपीयू भी चाहिए होगा, आईओ भी चाहिए होगा, राइट। तो जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलिंग कर रहा होता है, स्केड्यूलिंग कर रहा होता है प्रोसेसेस की किसी भी रिसोर्स के लिए, तो वो इस चीज को ध्यान में रखता है कि भाई सीपीयू को मैं प्रोसेस कुछ ऐसे अलोकेट करूं कि भाई उसके पास मिक्सचर ऑफ बोथ आए, इन दोनों का, वन एंड टू, इन दोनों का मिक्सचर आए, प्रॉपर मिक्सचर आए। क्यों? ताकि वो प्रॉपर एफिशिएंट यूज कर सके किस किस का? सीपीयू का सबसे पहला, एंड आईओ डिवाइसेस का। तो अगर सोचो, अगर आप ऐसा नहीं करेगा, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम मिक्सचर नहीं करेगा प्रॉपर, तो होगा क्या कि भाई एक लाइन से कंटिन्यूअस सीपीयू बाउंड प्रोसेस अगर आते गए, तो होगा क्या, आपके आईओ डिवाइसेस आइडल पड़ी रहेंगी, उनका यूज नहीं हो रहा होगा, मिस मतलब उनका एफिशिएंट अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा होगा, राइट। और अगर सारे आईओ बाउंड आते रहे तो सीपीयू आपका आइडल बैठा होगा, राइट। समझ रहे हो ना प्रॉब्लम को? अगर आपके क्यू में जो प्रोसेस आए हैं, लेट्स से P1, P2, P3, P4, P5, और यहां से इसे अलोकेट करना है सीपीयू, राइट। तो अगर ये सारे प्रोसेसेस सारे कैटेगरी वन के हुए, तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या आएगी कि आईओ जो आपकी है, आईओ डिवाइसेस वो आइडियल रहेंगी। और अगर ये सारे कैटेगरी टू के आए, तो आपका सीपीयू अंडर यूटिलाइज रहेगा। तो आपके सीपीयू और हार्डवेयर अंडर यूटिलाइज ना रहें, उनका एफिशिएंट यूज हो, इसलिए ओएस क्या गवर्न करता है, वो कहता है कि भाई दोनों तरह के जो सिस्टम में प्रोसेस हैं उनका एक मिक्सचर आए। तो वो क्या करेगा, वो जब स्केड्यूलिंग करेगा सीपीयू के लिए या हार्डवेयर के लिए, तो वो क्यू में जब डालेगा,
तो कुछ प्रोसेसेस तो वो सीपीयू बाउंड डालेगा, इनको मैं सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कुछ प्रोसेसेस आई से आईओ बाउंड डालेगा, कुछ प्रोसेसेस फिर सीपीयू बाउंड डालेगा P3, फिर कुछ प्रोसेस वो आईओ डालेगा, एंड कुछ प्रोसेस वो फिर से सीपीयू डालेगा, राइट। तो इससे क्या होगा, इससे आईओ एंड सीपीयू का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाएगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपका कोई एक एक एंटिटी आईओ या फिर सीपीयू आइडल बैठा रहे, राइट। तो लॉजिक समझ में आ गया। यस सर। तो ओएस पूरी कोशिश करेगा, अगर उसके पास है प्रोसेस, अगर दोनों तरह के प्रोसेस हैं, तो उनका मिक्सचर देगा। मिक्सचर इस हिसाब से देगा कि भाई आपका आईओ और सीपीयू डिवाइसेस इंगेज्ड रहें मोस्ट ऑफ द टाइम, वो फ्री ना रहें, क्योंकि वो हार्डवेयर है, उसको हमें एफिशिएंट यूज करना है, उसको यूटिलाइज करना ही करना है। ऐसा ना हो कि अंडर यूटिलाइज हो, अगर अंडर यूटिलाइज होंगे तो सिस्टम की एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी, थ्रूपुट कम हो जाएगी सिस्टम की, राइट। चलो, ये तो थी बात जब हम बात कर रहे थे कि भाई आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उसके हिसाब से आपके जो प्रोसेस हैं वो दो कैटेगरी में फॉल करेंगे। फर्दर अगर हम देखें, अगर हम प्रोसेस के काम करने के तरीके से देखें, अगर हम प्रोसेस के काम करने के तरीके से देखें, तो टाइप्स ऑफ प्रोसेस आपके दो तरह के हो सकते हैं। इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस एंड सेकेंड कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस। कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस, राइट। तो इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस हम कौन से प्रोसेसेस को बोलेंगे? ऐसे प्रोसेस जो इंडिपेंडेंट है। लेट्स से P1, P1 एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस कहा कहा जाएगा अगर इसको किसी और फर्दर प्रोसेस का रिक्वायरमेंट नहीं है अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए। अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए ये केवल अपने आप की रिस्पॉन्सिबल है, अकेला यही रिस्पॉन्सिबल है। मतलब ये आएगा सिस्टम में, अपना टास्क करेगा और निकल जाएगा, इसकी डिपेंडेंसी किसी पे भी नहीं है, राइट। तो ऐसे प्रोसेस कौन से कैटेगरी में फॉल करेंगे बच्चे? इंडिपेंडेंट प्रोसेस में, राइट। और इसके अलावा सेकंड, अदरवाइज अगर जो दूसरी कैटेगरी है वो क्या है आपकी? कोऑपरेटिंग प्रोसेस। कोऑपरेटिंग प्रोसेस है आपके वो प्रोसेस, मान लो P1 P2, ठीक है। मान लो ये किसी शेयर्ड मीडियम पे काम कर रहे हैं, ये रिसोर्स R1 को शेयर कर रहे हैं, तो इसको भी कंप्लीट होने के लिए इसकी हेल्प चाहिए होगी। ऐसे इसको कंप्लीट होने के लिए इसकी हेल्प चाहिए। कैसे? कि भाई जब इसे इसे कंप्लीट होना है तो उसको R1 चाहिए, बट R1 P2 ने होल्ड कर रखा। अगर P2 उस टाइम पे R1 इसके लिए रिलीज कर दे तो P1 का काम कंप्लीट हो जाएगा और वो चला जाएगा, और फिर P2 इसे एंगेज कर सकता है R1 को, राइट। जो कि अभी ऊपर वाले केस में हो रहा था। ऊपर वाले केस में देखो, यहाँ पर हो रहा था, अगर इन दोनों में प्रोसेस में से कोई एक प्रोसेस रिलीज कर दे अपना रिसोर्स तो काम बन जाएगा, डेडलॉक क्लियर हो जाएगा, है ना? यस सर। है ना? तो ऐसे केस में जहां पर मल्टीपल प्रोसेसेस एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, उन दोनों को उनको एक दूसरे की हेल्प चाहिए अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए, तो P1 P2 का क्या कहे जाएंगे आपस में? कोऑपरेटिंग प्रोसेस। मतलब वो कोऑपरेटिंग प्रोसेस, या फिर इन्हें हम बोल देते हैं दूसरा दूसरा नाम हम इसे इन्हें बोलते हैं बच्चे कॉनकरेंट प्रोसेसेस। कॉनकरेंट प्रोसेसेस जो सिंगल मोमेंट ऑफ टाइम पे सेम रिसोर्स को एक्सेस करना चाह रहे हैं या और एक दूसरे की हेल्प करते हैं अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए, वो कोऑपरेटिंग प्रोसेस में आएंगे या फिर कॉन्करेंट प्रोसेस में आएंगे, राइट। या फिर इसका दूसरा एग्जांपल हो सकता है बच्चे, मान लो P1 एक प्रोसेस था, उसने अपने दो चाइल्ड बनाए P12 एंड P21, राइट। तो ये P1 तब तक कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक कि P12 अपना टास्क कंप्लीट ना कर ले और P21 अपना टास्क ना कंप्लीट कर ले, यानी कि P1 की डिपेंडेंसी किस पे आ गई? इन दोनों पे आ गई। तो ये भी एक तरह से कोऑपरेटिंग प्रोसेस माना जाएगा, भले वो उसके चाइल्ड हैं पर सिस्टम के लिए इंडिविजुअल प्रोसेस है वो। ठीक है बच्चे? सर यहाँ जो सर पहला एग्जांपल सर बताए थे सर आप P1 P2 वाला, हम्म। वो सर R पे डिपेंडेंट था। मतलब P1 को भी R रिसोर्स चाहिए, P2 को भी R रिसोर्स हाँ चाहिए। बच्चे, हाँ बच्चे, हाँ। तो सर मतलब एक टाइम तो ऐसा आएगा ही ना सर, जब मतलब P1 का काम ओवर हो जाएगा तब तो सर वो ऑटोमेटिकली रिलीज कर ही देगा।
हाँ, बट फॉर एग्जाम्पल ये देखो, कॉन्करेंट का मतलब क्या हुआ? टाइम स्टैम्प T0 पे सिनेरियो ये था कि भैया P1 को रिक्वायर्ड है R1, और R1 होल्ड किया हुआ है P2 ने, राइट? टाइम T0 पे, राइट? यस सर। बट सिस्टम मैसेज पासिंग के थ्रू, या फिर आईपीसी हम बोलते हैं, आईपीसी के थ्रू, मैसेज पासिंग के थ्रू, या फिर रिमोट प्रोसीजर कॉल के थ्रू, इन दोनों ने आपस में सिंक्रोनाइजेशन किया। तो इसने बोला कि भाई ठीक है, P2 तेरे को कितने देर के लिए चाहिए, अगर तेरे को 1 सेकंड बाद तू रिलीज कर देगा, ठीक है, T1 पे अगर तू रिलीज कर देगा तो तेरा काम तो हो जाएगा, मेरा काम भी हो जाएगा। तो ये आपस में सिंक्रोनाइज कर रहे हैं। आपस में सिंक्रोनाइज करके इन्होंने डिसीजन लिया कि पहले तू अपना काम कर ले, फिर मैं 1 सेकंड रुक जाता हूँ, मैं कर लूंगा उसके बाद काम, राइट? बट सेम मोमेंट पे एक्सेस दोनों को सेम मोमेंट पे चाहिए था, राइट? तो यस ये दोनों का जो नेचर हुआ, इन दोनों प्रोसेस का नेचर क्या हो गया? डिपेंडेंसी बन गया एक दूसरे पे। P1 डिपेंडेंट हो गया P2 पे। यस सर। तो ये प्रोसेस कौन से हुए? कोऑपरेटिंग प्रोसेस, जिनको एक दूसरे की कोऑपरेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। यस सर। ओके सर। ठीक है बच्चे? यस तो सर। ये कुछ ब्रॉड कैटेगरीज हैं जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में सीपीयू की होती हैं। जनरली यही होती हैं, इन्हीं के आप नाम आगे सुनने वाले हो, इन्हीं से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आगे आने वाली है हमारे पास। वो हम देखेंगे वन आफ्टर अनदर जब हम आगे बढ़ेंगे। इंडिपेंडेंट प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं, वो तो अपना आएगा, अपना उसको जो भी रिक्वायरमेंट हो वो अपनी, अगर वन उसको और P2 आपस में कम्युनिकेट करेगा कैसे? ओएस की मदद से? ओएस ये सर्विस प्रोवाइड करेगा उन्हें। और ओएस के अंदर एक मेथड होता है, मैसेज पासिंग का मेथड होता है, उसमें वो आपस में जो आपके कोऑपरेटिंग प्रोसेस है वो कम्युनिकेट करते हैं। ओके सर। है ना बच्चे? ऐसे समझ लो जैसे दो कंप्यूटर हैं, और वो दोनों को कोई टास्क कंप्लीट करना है, और दोनों को एक दूसरे की हेल्प की जरूरत है, तो रिसोर्स एक दूसरे से चाहिए होंगे, तो एक कंप्यूटर ने रिसोर्स रिलीज करे उसकी रिक्वेस्ट पे, राइट? तो ऐसे ही यहाँ पर होता है, जैसे कि प्रोसेस हैं, जो कोऑपरेटिंग प्रोसेस हैं वो आपस में कम्युनिकेट करवाएगा, या फिर ओएस खुद हेल्प करेगा उनको ये काम करने में। दो में से एक केस होगा, या तो प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट करें। वो तो जनरली डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में आपके होता है कि प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट कम्युनिकेट करते हैं, बट यहाँ पर अगर ओएस चाहता है कि भाई वो कोऑपरेटिंग प्रोसेस है, तो वो ऐसा सिनेरियो क्रिएट करेगा कि भाई उनके लिए वो इजी हो जाए अपना टास्क कंप्लीट करना, राइट? सर तो ये प्रोसेस ये कम्युनिकेट करो उसका मतलब? प्रोसेसेस आपस में कम्युनिकेट करते हैं बच्चे मैसेज के थ्रू। तो सर इंटर वो प्रोसेस इंटर सर वो प्रोसेस मतलब कम्युनिकेशन के नाम से बोलते हैं हम इसे, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन आता है। आईपीसी बोलते हैं हम उसे। आईपीसी का मेरे को पूरा नाम अभी हाँ, आईपीसी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन है, आईपीसी। ये एक मेथड दिया हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम ने, जिससे प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं फॉर रिसोर्स पर्पज, फॉर सिंक्रोनाइजेशन पर्पज, राइट? अभी हम सिंक्रोनाइजेशन जब टॉपिक आएगा ना, उसमें हम पढ़ेंगे ये सब चीजें, कैसे सिंक्रोनाइज करते हैं प्रोसेस आपस में, कैसे एक सिस्टम डेवलपर सिंक्रोनाइज करने में हेल्प करता है प्रोसेसेस को, राइट? यस सर। ठीक है। तो ये तो था आपका, ये मेजर कैटेगरीज हैं, मतलब हम सारी कैटेगरीज में नहीं जा रहे हैं, पर मेजर कैटेगरी ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से दो होती हैं। एक, या तो आप अपने हार्डवेयर के हिसाब से सोचो, तब उसके हिसाब से ये आती है सीपीयू बाउंड एंड आईओ बाउंड। और या फिर प्रोसेस के पर्सपेक्टिव से देखो, तो प्रोसेस का जो काम करने का तरीका है उसके हिसाब से देखो, तो दो तरह की कैटेगरी है आपकी, इंडिपेंडेंट एंड कोऑपरेटिंग, राइट? या कॉन्करेंट प्रोसेसेस जिन्हें हम बोलते हैं। तो यहाँ तक अभी तक सबको क्लियर है? यस सर। कोनो प्रॉब्लम तो ना है इसमें? तो हम आगे बढ़े। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं प्रोसेस स्टेट्स की। एक लाइफ साइकिल जो होता है प्रोसेस का, हम उसको देख रहे हैं अब। उसी में हम प्रोसेस स्टेट देखने देखने वाले हैं। लाइफ साइकिल में भी वही चीज है, और प्रोसेस स्टेट्स के अंदर भी वही चीजें हैं, सेम चीजें हैं। ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं प्रोसेस लाइफ साइकिल और प्रोसेस स्टेट्स। ठीक है जी। तो
जनरली आपकी जब लाइफ साइकिल होता है, तो लाइफ साइकिल का मतलब क्या है कि पैदा होने से लेके मरने तक का पूरा एक लाइफ साइकिल, एक प्रोसेस क्रिएट होने से लेके टर्मिनेट होने तक का एक पूरा लाइफ साइकिल उसका, राइट। तो सबसे पहली स्टेट आती है आपकी न्यू, ठीक। दूसरी स्टेट आती है रेडी। ये लाइफ साइकिल बड़े ध्यान से समझना बच्चे, क्योंकि आगे जितने भी हम एल्गोरिथम पढ़ने वाले हैं इस लाइफ साइकिल पे, आधी चीजें इस लाइफ साइकिल से ही सॉल्व हो जाएंगी सारी। तीसरी उसकी स्टेट हो सकती है रनिंग, जब उसे सीपीयू दे दिया गया है, ठीक है। चौथी उसकी हो सकती है वेटिंग। जो भी बॉक्स में है ये सब क्या है, इसकी स्टेट्स हैं। लास्ट स्टेट हो सकती है बच्चे टर्मिनेटेड, ठीक है। तो अब नया प्रोसेस बना, एक नया प्रोसेस बनाओ, मान लो कोई प्रोग्राम हार्ड डिस्क से आया रन होने के लिए, तो वो क्या हुआ, क्रिएट हुआ। इसे हम बोलते हैं क्रिएशन या फिर न्यू प्रोसेस। एक नया प्रोसेस क्रिएट हुआ, तो उसकी जब वो क्रिएट हुआ, जैसे ही वो क्रिएट हुआ उसको हमने, उसकी जो स्टेट होगी वो कौन सी होगी, न्यू स्टेट, राइट। तो न्यू स्टेट मीन्स ए प्रोसेस बीइंग क्रिएटेड। अभी उसे रिसोर्सेज मिले नहीं है, अभी वो क्रिएट हुआ है, अभी रैम में आया हो, राइट बच्चे। तो जब वो रैम में आया, न्यू प्रोसेस क्रिएट हुआ है, ठीक। उसके बाद वो इनलाइन कर दिया जाएगा सीपीयू के लिए, या फिर हम इसे बोल सकते हैं एडमिटेड, एडमिटेड, ठीक है बच्चे। तो रेडी में आया मतलब, रेडी में आया मतलब वो रैम में आ चुका है, अब उसे मतलब अलोकेट हो चुकी है रैम में स्पेस, दैट मीन्स वो रेडी स्टेट पे आ चुका है। यानी कि अब वो रेडी है एग्जीक्यूशन के लिए, बस उसे वेट किसका है, किसका वेट कर रहा है वो, सीपीयू का, राइट। तो यहां पर वो इस समय वो सीपीयू का वेट कर रहा है। एक बार उसे सीपीयू मिल गया, है ना, सीपीयू से प्रोवाइड कर दिया गया, इसे हम बोलते हैं शेड्यूलर डिस्पैच। यहां पर उसे यानी कि सीपीयू मिल गया है, सीपीयू में आ चुका है, सीपीयू प्रोवाइड कर दिया गया है उस पर्टिकुलर प्रोसेस को। तो जब उसे सीपीयू मिल गया इसका मतलब वो रनिंग में आ गया है, अब वो रन हो रहा है प्रोसेस, राइट। अब यहां से दो केस बन सकते हैं, यहां से या तो वो प्रोसेस अपना काम कंप्लीट करके टर्मिनेट स्टेट में चला जाएगा, ठीक है, वाया एग्जिट सिस्टम कॉल, या फिर उसे अगर आईओ की रिक्वायरमेंट होगी या किसी फर्दर रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, किसी इवेंट का वेट करना है उसे, या फिर आईओ की रिक्वायरमेंट है, तो वो वेटिंग स्टेट में डाल दिया जाएगा। तो यहाँ पर या तो आईओ, और इसे लिख सकते हैं इवेंट वेट। या तो उसे आईओ 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 की रिक्वायरमेंट की इसलिए वो वेटिंग में गया, या फिर वो किसी इवेंट के होने का कंप्लीट होने का वेट कर रहा है, तब जाके वो अपना टास्क कंप्लीट कर पाएगा, तो वो इवेंट वेट में चला गया, राइट। और यहां से वो वापस फिर से रेडी क्यू में डाल दिया जाएगा जब आईओ और इवेंट जिसका वेट कर रहा था वो कंप्लीट हो जाए। कंप्लीशन लिख देता हूं, क्लियर। इसके अलावा ये तो है नॉर्मल सिनेरियो, नॉर्मल सिनेरियो में प्रोसेस क्रिएट होगा, वहां से उसे इनक्यू कर दिया जाएगा रैम में, रैम से उसे सीपीयू प्रोवाइड कर दिया जाएगा, सीपीयू में जब होगा तो रनिंग स्टेट में होगा, और रनिंग स्टेट में जब होगा तो सीपीयू पे काम कर रहा होगा, और वहां से दो केस बन सकते हैं, या तो वो एग्जिट होके चला जाए, टर्मिनेट हो जाए, और या फिर वो आईओ का वेट करे, या फिर किसी इवेंट का ट्रिगर होने का वेट कर रहा होगा, राइट। तो ये तो है नॉर्मल सिनेरियो। इन केस मान लो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम में इंटरप्ट्स इनेबल्स हैं, अगर इंटरप्ट्स इनेबल हैं आपके सिस्टम में, जैसे मैं बता रहा था पेन ड्राइव वाला, तो अगर किसी हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट की वजह से वो वापस डायरेक्ट रेडी क्यू में जा सकता है। इसको मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ, इसको ध्यान से देखना, वो डायरेक्ट रेडी क्यू में दोबारा सस्पेंड करके जा सकता है अगर कोई हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट आता है तो, राइट। और जो इंटरप्ट वाला है वो रन करना शुरू कर देगा यहाँ पर,
तो बेसिकली जो उसका लाइफ साइकिल है वो यही है, न्यू से लेके टर्मिनेट होने तक का। तो जब तक वो न्यू से लेके टर्मिनेट होने तक की स्टेट में ना चला जाए तो तब तक उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगा। लास्ट स्टेज है आपकी टर्मिनेट, यानी कि वो अपना काम कंप्लीट कर चुका है, जो उसकी रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो चुकी है, उसने टास्क कंप्लीट कर लिया और चला गया बाहर। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? सर जो रनिंग से दोबारा इंटरप्ट आके रेडी में गया सर, रिज्यूम हो गया, दोबारा से स्टार्ट होगा प्रोसेस? देखो, इन केस ऑफ इंटरप्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी रहेगी उसी प्रोसेस की जो सस्पेंड करके रेडी में गया था, है ना। ऐसा नहीं है कि वो क्या कहते हैं, इंटरप्ट होके वो रेडी में चला गया तो उसको वो बाद में टर्न देगा, उसको उस इंटरप्ट के जस्ट बाद उसी प्रोसेस को टर्न देगा वो। इस डायग्राम को दिमाग में अच्छे से बिठा लो, इसी डायग्राम पे हमारे सारे फंडामेंटल्स आगे के आने वाले हैं। तो न्यू स्टेट कौन सी है बच्चे? न्यू स्टेट है जब प्रोसेस क्रिएट किया गया। तो जब वो क्रिएट किया गया, दैट मीन्स वहां पर, इसको क्रिएट कर दो, क्रिएट सिस्टम कॉल चली थी आपकी। जब प्रोसेस क्रिएट करते हैं हम तो क्रिएट सिस्टम कॉल चलाते हैं हम लोग, मतलब ओएस चलाता है हमारे लिए, तो हम तो नहीं चलाते बट लाइनक्स में हम भी चला सकते हैं, है ना। या फिर क्रिएट प्रोसेस के नाम से होती है, या फिर आपका फॉक कमांड होती है एक, उससे भी चल होता है। तो जब नया न्यू प्रोसेस स्टेट अगर न्यू में है, इसका मतलब क्या है, वो प्रोसेस जस्ट अभी क्रिएट हुआ है ना। रेडी क्या है? प्रोसेस को प्रोसेस को रैम में जगह मिल गई है, बट वो अब वेट किसका कर रहा है? वेट किसका कर रहा है बच्चे? सीपीयू। सीपीयू का ना। सीपीयू का। जब तक उसे सीपीयू नहीं मिला रैम में, जब तक है वो, और जब तक उसे सीपीयू नहीं मिला तब तक वो रेडी स्टेट में है। जैसे ही उसे उठा के सीपीयू दे दिया गया उस पर्टिकुलर प्रोसेस को, तो वो कौन सी स्टेट में चला गया? रनिंग में। तो अब उसकी स्टेट कौन सी होगी? रनिंग। तो चेंज होती रहेगी उसकी स्टेट। अब वो रनिंग में है, सीपीयू में काम कर रहा है अपना, ठीक है। इन बिटवीन एक इंटरप्ट आया, हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट आया, तो उसे सस्पेंड करके वापस रेडी में डाला गया और इंटरप्ट वाले प्रोसेस को रनिंग में डाला गया, राइट। जैसी रनिंग से अपना काम इंटरप्ट वाला अपना काम कंप्लीट करके निकला, उस जो जिसको हमने सस्पेंड किया था उसको वापस रिकॉल कर लिया हमने सीपीयू में, राइट। इसको ऐसे समझो, ये रैम है यहाँ पे, इसीलिए मैं सिस्टम कंपोनेंट आपको शुरू में बताया था, और ये सीपीयू है, सीपीयू, ठीक है। अब यहाँ से दो कोई भी प्रोसेस या तो टर्मिनेट होगा, अपना काम कंप्लीट करके बाहर चला जाएगा, या फिर वो सस्पेंड करा जाएगा या वेटिंग में डाला जाएगा। इसे हम सस्पेंड भी लिख सकते हैं, सस्पेंड। बट अगर हम स्टेट की बात करें तो उसको हम वेटिंग स्टेट बोलते हैं, सस्पेंड स्टेट को भी हम वेटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो वो दो ही केस में होगा, या तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को आईओ चाहिए होगा कोई, जिसका जिसका उसने यूज करना है, या तो डिस्क चाहिए होगी, या फिर क्या कहते हैं, कीबोर्ड कीबोर्ड सॉरी क्या कहते हैं, इसके प्रिंटर चाहिए होगा, स्कैनर चाहिए होगा, कुछ भी चाहिए होगा। या तो उसे वो चाहिए होगा, या फिर वो किसी इवेंट के होने का वेट कर रहे हैं, किसी इवेंट के ट्रिगर होने का वेट कर रहे हैं, कि भाई जब तक उस रिसोर्स पे वो इवेंट ट्रिगर नहीं होगा तब तक वो उस रिसोर्स को एक्यूमुलेट एक्सेस नहीं कर पाएगा, और एक्सेस नहीं कर पाएगा तो वो अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो या तो किसी इवेंट के होने का वेट कर रहा होगा, या फिर वो आईओ डिवाइस का वेट कर रहा होगा। तो जैसे जैसे स्टेट्स हैं ऐसे ही उसकी सीपीयू हर एक स्टेट पे, जैसे यहाँ पर वो एक रेडी क्यू मैनेज करता है, रेडी क्यू, और यहाँ पर वो डालता रहता है प्रोसेसेस को जो भी क्रिएट होते रहते हैं, वन आफ्टर अनदर डालता रहता है, ठीक। और ये होती है आपकी वेटिंग क्यू, वेटिंग क्यू। तो जो भी वेटिंग में आते हैं वो वेटिंग क्यू में ट्रांसमिट कर दिए जाते हैं, और वन आफ्टर अनदर यहाँ से पिक करके वापस रेडी में एलोकेट करते हैं उन्हें, और रेडी से फिर उन्हें रनिंग में डाला जाता है, राइट। तो वेटिंग का मतलब क्या है? या तो किसी इवेंट का वेट कर रहा होगा, या फिर किसी आईओ आईओ डिवाइस का वेट कर रहा होगा, है ना। और जब वो रनिंग में, यानी कि वो एग्जीक्यूट हो रहा है। और टर्मिनेट मतलब जब वो प्रोसेस अपना टास्क कंप्लीट कर चुका है और फिनिश हो चुका है, अपने उसके जितने भी टास्क है वो फिनिश हो चुके हैं, वो अब जा सकता है ना। तो ये समझ में आ गया बच्चे, लाइफ साइकिल समझ में आ गया। सर जो प्रोसेस वेटिंग स्टेट में होता है तो वो रैम में होता है या फिर हार्ड डिस्क में होता है? रैम में। हार्ड डिस्क में कुछ नहीं होगा। हार्ड डिस्क मैंने बताया ना, सीपीयू को विजिबल नहीं होता, ओके सर। है ना। हार्ड डिस्क में चला गया तो फिर तो प्रोग्राम बन गया। तो वेटिंग में, अब वेटिंग में ऐसा जरूरी नहीं है कि रैम में ही हो सकता है मान लो
जिस आईओ की वो यूज कर रहा है, मान लो प्रिंटर का वेट कर रहा है, तो हो सकता है उसे प्रिंटर के स्पूल में डाल दिया है। प्रिंटर के पास भी अपनी क्यू होती है जिसमें जॉब्स को क्यू करता है। होता है, कभी देखा है प्रिंटर यूज करते होंगे आप, तो उसमें देखा होगा आपने, जब एक साथ आप 3-4 कमांड देते हो तो बाकी कमांड इनलाइन हो जाती है उसमें, तो वो प्रिंटर की मेमोरी यूज कर रहा होता है। तो प्रिंटर में भी कुछ, अब तो एडवांस प्रिंटर है तो सब में अपनी अपने अपने स्कूल होता है। पुराने टाइम में अगर नहीं होते थे तो ये क्या करता था, रैम का एक छोटा सा हिस्सा प्रिंटर के स्पूल के लिए यूज करता था। ओके सर। ठीक है, ये समझ में आ गया बच्चे? ज्यादा तेजी से तो नहीं बढ़ रहा मैं आगे? बता देना अगर ज्यादा तेज हो रहा हो तो। अब इस डायग्राम को और अपने उस सिस्टम कंपोनेंट वाले डायग्राम को, इन दोनों को कोरिलेट करो आपस में और अपने दिमाग में बिठा लो इनको, क्योंकि यही दो डायग्राम है जो पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम में घूमते रहेंगे आपके दिमाग में। हर जगह इनकी रिक्वायरमेंट आएगी, हर जगह ये पूछा जाएगा आपसे चीजों को। ये आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे एक लिखा है शेड्यूलर डिस्पैच। शेड्यूलर डिस्पैच का क्या मतलब हुआ? शेड्यूलर डिस्पैच का मतलब है डिस्पैचिंग एंड शेड्यूलिंग, ये दोनों टास्क आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं, दोनों फंक्शन। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना एक अपने शेड्यूलर्स होते हैं, राइट। जब वो जब वो हार्ड डिस्क से रैम में डालता है चीजों को, तो उस वहां पर वो यूज करता है जॉब शेड्यूलर। जॉब शेड्यूलर होता है उसका अपना एक फंक्शन, राइट। उसको यूज करता है, वहां से जॉब्स को वो एज ए कॉपी करता है और लोड कर देता है किसमें, रैम में। जब वो रैम से सीपीयू में डालता है, मतलब रेडी से रनिंग में डालता है, रनिंग स्टेट में, तब वो कौन सा शेड्यूलर यूज कर रहा होता है? सीपीयू शेड्यूलर, राइट। याद रहेगा? सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। देखो, जब वो हार्ड डिस्क से प्रोग्राम को लोड करेगा रैम में, तो वो बोला जाएगा क्या? जॉब शेड्यूलर। जॉब शेड्यूलर, राइट। या फिर इसे हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। क्यों लॉन्ग टर्म क्यों बोलते हैं? अब ऑब्वियसली बात है भाई, अगर वो हार्ड डिस्क से डाल रहा है तो ऑब्वियसली बात है हार्ड डिस्क को एक्सेस करने का टाइम ज्यादा होता है, इसलिए उसको लॉन्ग टर्म बोलते हैं हम लोग, राइट। तो जॉब शेड्यूलर का टास्क कितना है कि भाई हार्ड डिस्क से प्रोग्राम को उठाया और रैम में कॉपी करा, लोडिंग करी। ठीक। तो शेड्यूलर शेड्यूलर का जॉब केवल इतना है कि वो चूज करेगा, वो बताएगा कि कौन से प्रोसेस को उठाना है, इतना बताएगा शेड्यूलर। उसके बाद जो सेकंड फंक्शन है डिस्पैच करने का, मतलब लोड करने का, वो काम होगा डिस्पैचर का, है ना। तो डिस्पैचर को बताएगा जॉब शेड्यूलर कि ये वाली जॉब उठा के कॉपी करो रैम में। तो एक कैटेगरी तो ये होती है। दूसरा शेड्यूलर होता है आपका सीपीयू शेड्यूलर। सीपीयू शेड्यूलर, इसे हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। शॉर्ट टर्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि भाई रैम को एक्सेस करने का टाइम कम है, राइट, इसलिए हम इसे शॉर्ट टर्म बोलते हैं। तो इसका इसका काम क्या है कि रैम से उठा के जॉब प्रोसेस को देना, इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन किसको देना? सीपीयू को देना, है ना। इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन वहां से पिक करना प्रोसेस के इंस्ट्रक्शंस को, और सीपीयू को देना, और वहां से रिजल्ट लाके वापस यहाँ डालना, राइट। तो ये टास्क है सीपीयू शेड्यूलर का। तो सीपीयू शेड्यूलर डिस्पैचर को बताएगा कि रैम से इस पर्टिकुलर प्रोसेस के इंस्ट्रक्शंस को उठाओ और वन आफ्टर अनदर इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन आप सीपीयू को प्रोवाइड करो, सीपीयू उस पर एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेगा और रिजल्ट देगा जी, राइट। तो ये चीजें हमें अभी बाद में भी आएगा, अभी हम बाद में भी पढ़ेंगे, बट अभी के लिए थोड़ा बताना जरूरी था, ठीक। तो अगर देखा जाए मोटा मोटा, तो यहाँ पर जो काम कर रहा है वो सीपीयू शेड्यूलर कर रहा है काम, राइट। और यहाँ पर जो काम कर रहा है, यहाँ पर जॉब शेड्यूलर कर रहा है। यहाँ पर जो काम कर रहा है वो सीपीयू शेड्यूलर कर रहा है। तो शेड्यूलर डिस्पैच लिखा है ना, शेड्यूलर सीपीयू शेड्यूलर डिस्पैच लिखा है, यानी कि शेड्यूलर ने डिस्पैच किया एक प्रोसेस सीपीयू के लिए, राइट। बेसिक बेसिक फंडामेंटल क्लियर हुआ? अभी किसी को कोई डाउट है इसमें? क्योंकि अगर इसमें डाउट रहा तो आगे समझ में नहीं आएंगी चीजें।